हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन दाखिल के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। एक तरफ कल शाम जहां बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को अपनी ओर से बड़ौदा के रण में उतारने का ऐलान किया, तो वहीं आज कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया। कई घंटे तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल किया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले नरवाल के नाम का कांग्रेसियों ने विरोध किया था। इसके चलते गुरुवार देर रात तक चली बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अड़े होने के बाद भी हाईकमान ने दूसरा नाम मांगा था। वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीत हुड्डा, उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा और प्रदीप सांगवान के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। उधर इनेलो ने उपचुनाव के लिए जोगेंद्र सिंह मलिक को दोबारा से टिकट दिया है। इनेलो ने साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में जोगेंद्र सिंह मलिक को ही उम्मीदवार बनाया था। अब एक बार फिर उपचुनाव में इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को ही प्रत्याशी घोषित किया। अभय चौटाला ने बड़ौदा पहुंचकर जोगेंद्र सिंह मलिक के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद अभय चौटाला ने जोगेंद्र मलिक का नामांकन दाखिल करवाया। बड़ौदा हलके को अपना गढ़ बताने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ इस सीट पर कपूर नरवाल को टिकट दिलवाना चाहते थे। कपूर नरवाल ने 2009 और 2014 का चुनाव इनेलो के टिकट पर लड़ा और 2019 में वो जेजेपी में थे। हालांकि कपूर नरवाल फिलहाल बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने अब निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। इंदुराज का नामांकन भरने के लिए इंदुराज गोहाना एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान इंदुराज को जन समर्थन देने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने तमाम माथापच्ची के बाद ही इंदुराज नरवाल को बड़ौदा की टिकट दी। कांग्रेस ने बेशक ही इस बार नए चेहरे पर दांव खेला हो, लेकिन इंदुराज नरवाल कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता होने के साथ दीपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस का इंदुराज को टिकट देना हुड्डा को टिकट देने के बराबर समझा जा रहा है। यहाँ पे न्याय और अन्याय की लड़ाई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई भी यहाँ पे है। जिस राजधर्म से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल तक इस प्रदेश को चलाने का काम किया है, जिस राजधर्म और जिस रणनीति के तहत जेजेपी पार्टी ने लोगों से विश्वासघात करते हुए भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है, लोगों से वोट किसी और पे नाम पे लेकर और सपोर्ट जाके भाजपा को करने का काम किया है, क्या वो न्याय था या अन्याय के लिए हम लड़ रहे हैं? इस बात का फैसला इस चुनाव में होगा। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर ये वही है अभय सिंह चौटाला जी। जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो विधानसभा के अंदर बीजेपी की वोट डाल रहे थे, पिछले बार तो नेता विपक्ष थे। तभी यही कारण है कि भाजपा का साथ दिया इन्होंने, पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर हर चुनाव में वोटिंग करी विधानसभा में और हुड्डा साहब पे निशाना साधा हर बार। आपको याद होगा ये वही अभय सिंह चौटाला हैं जिन्होंने बयान दिया, जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि हुड्डा साहब की सिक्योरिटी वापस लो, घर वापस लो। जबकि पिछली बार जब ये नेता विपक्ष थे, अटैक करना चाहिए था सरकार पे, मगर अटैक करते थे हुड्डा साहब पे। यही कारण था जो बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने राजनीति करी कि इनकी पिछली बार नेता विपक्ष थे, आज अकेले विधायक रह गए हैं। और ये भी भाजपा की साजिश में शामिल, ये भी और बाकी भी। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन इनेलो ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। पिछले बार के उम्मीदवार रहे जोगेंद्र मलिक पर ही इस बार इनेलो ने अपना दांव खेला है। इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने गोहाना पहुंचकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। अभय चौटाला ने खुद अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाया। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाने की बात कही। इनेलो के उम्मीदवार भारी मतों से जीत का उन्होंने दावा किया। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का उम्मीदवार इस सीट से 1977 से 2005 तक जीतता आया है। पिछले 3 चुनाव कम मार्जिन से हारा है। ये तो मीडिया ने प्रचार कर दिया कि ये हुड्डा का गढ़ है।
अगर गढ़ होता तो पहले क्यों नहीं चुनाव जीता? मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये टिकट मेरे को नहीं, ये बड़ौदा हल्का की 1,80,000 के लगभग मतदाता हैं, ये उन सभी को टिकट दी गई है। ये जोगिंदर मलिक इसके लिए अकेला वो नहीं है। 1,80,00,000 जो मतदाता हैं, ये उनके विश्वास पे ये टिकट दी है। और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर और समझदार जनता है, वोटर हैं यहाँ के। वो समस्याएं हैं, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है। बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट का हुआ, समस्या ही की समस्या है। 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल और 1 साल का ये जेजेपी बीजेपी के ठगबंधन का जो है कार्यकाल, ये बहुत ही बुरा समय निकला है। इस दौरान हल्के में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी और जेजेपी, मैं कहूँगा बीजेपी ने खासकर भाईचारा तोड़ने का काम किया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने की उम्मीद को लेकर बीजेपी छोड़ने वाले डॉक्टर कपूर नरवाल को कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने से अपना नामांकन निर्दलीय तौर पर उन्होंने भर दिया। कपूर नरवाल को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वासन दिया कि उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा और इसी आस के चलते 2 दिन पहले ही डॉक्टर कपूर नरवाल ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। कपूर नरवाल पहले इनेलो में जिला प्रधान रह चुके हैं, उसके बाद इनेलो में टूट होने के बाद जेजेपी में चले गए। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान कपूर नरवाल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कपूर नरवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। डॉक्टर कपूर नरवाल के समर्थन में महम के विधायक बलराज कुंडू भी आ चुके हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल ने बलराज कुंडू के साथ मिलकर अपना पर्चा भरा। 4 मीटिंग हुई मेरी और उन्होंने यस किया, लेकिन आखिर में मेरे को जवाब दे दिया गया। टिकट नहीं मिला। टिकट तो मैं बता चुका हूँ पहले। मेरे को इन्होंने ग्रुपबाजी का मेरे को लोगों से वो करने का एक बना दिया और उन्होंने मेरे को टिकट काटने का काम। वहाँ जो राजनीति होती है, आप लोगों को सबको पता है, स्टेट लेवल पर राजनीति जो है, बीजेपी का जो किसान विरोधी कांग्रेस है उसमें किया है मैंने। ये 3 अध्यादेश आए, बीजेपी को अलविदा करके मैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने क्या कुछ कहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, किसानों की ओर से लगातार बीजेपी की ट्रैक्टर रैली का विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली के दौरान रतिया से आ रहे किसानों को अहरवा के पास पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान बीजेपी की ट्रैक्टर रैली का विरोध करने के लिए हाथों में काले झंडे लेकर फतेहाबाद आ रहे थे। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अंबाला से होकर पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते अंबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इसमें चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी और दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं और इन ट्रेनों को रेलवे ने 15 अक्टूबर से फिर से चलाने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष गाड़ियां चलाने की भी घोषणा की, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा कि कब से ट्रेनों का संचालन शुरू हो। किसान एजिटेशन के चलते हुए जो कि 20 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है, जो नई गाड़ियां चलनी थी वो सभी अभी कैंसिल कर दी गई हैं 20 तारीख तक, जिनमें शताब्दी, वंदे भारत और आपकी ये जम्मू वाली गाड़ी थी, इन सबको अभी 20 तारीख तक पोस्टपोन कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वो नई ट्रेन चलाई जाएगी त्योहारों को, जैसे आगे त्यौहार आने वाले हैं। अभी इसमें एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं अवेलेबल हैं मेरे पास। शॉर्टली कुछ गाड़ियां अनाउंस की गई हैं कि जो फेस्टिव रश में चलाई जाएंगी। अब इसके अभी तक एजिटेशन की वजह से उनका जो
कब से चालू होंगी ये तो एजुकेशन खत्म होने के बाद ही डिफाइन कर। कोरोना के चलते हरियाणा पंजाब के बीच रोडवेज की सर्विस को बंद कर दिया गया था, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जाने वाली हरियाणा की बसों को दाखिल होने की अनुमति नहीं थी। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने लगातार प्रमुखता से दिखाया, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने हरियाणा से पंजाब जाने वाली बसों को पंजाब में दाखिल होने की अनुमति दी, जिसके बाद अब दोनों राज्यों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं अंबाला छावनी बस स्टैंड के इंचार्ज ने बताया कि पंजाब के लिए अब पहले की तरह बस सर्विस शुरू कर दी गई है। पंजाब से भी बसें हरियाणा आनी शुरू हो चुकी हैं। ये जो पंजाब जाने वाली पहले बंद थी, अब ये खोल दी गई हैं। अमृतसर, जलंधर, पठानकोट तक गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, और हरियाणा रोडवेज की भी और पंजाब की दोनों। कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी जिसको पंजाब जाना है, लुधियाना जाना है, जलंधर जाना है, उनको बस स्टैंड अम्बाला कैंट से गाड़ी मिलती है, और कोई भी किसी यात्री को किसी प्रकार की परेशानी। दिल्ली अभी तक बॉर्डर पे जा रही है गाड़ी, जैसे ही अनुमति आ जाएगी दिल्ली चलाने की तो दिल्ली को। नारनौल में राजमिस्त्री का काम करने वाले शख्स ने 14 अक्टूबर को जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इलाज के लिए उसको उस दौरान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब परिवार ने उन लोगों पर आरोप लगाया जिनके यहां मृतक राजमिस्त्री का काम कर रहा था। उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे, जिससे वो काफी परेशान था। मृतक के भाई ने बताया कि जहर खाने से पहले मृतक ने उसके पास फोन किया था और उसे इस बात की जानकारी दी थी। तो वहीं आरोपियों का कहना है कि उन्होंने 11 लाख रुपए का काम करवाया था, जिसमें उसे 10 लाख रुपए दे भी दिए गए थे, जिसका सबूत भी उनके पास है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर मामला ये कि मेरे भाई ने सल्फा खा ली। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उसके पास काम करते थे। किसके पास में काम करते थे? ये जसवंत और राजकुमार। और जसवंत क्या काम करता है? थानेदार है सर। ठीक है। और राजकुमार? डॉक्टर है सर। कहाँ पे? सरकारी अस्पताल में। ठीक है। तो फिर किस बात पे जो है उसने जहर खाया? सर वो पैसे के मामले में जहर खाया सर। वो पैसे मांगता था? हाँ, पैसे मांगता था। किसके? राजकुमार के, डॉक्टर के, दोनों के पास काम किया था। इसने गोली खा ली। क्यों? इसको मालिक पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो तू भी वही काम करता है? हाँ, वही करता हूँ उसके साथ। अच्छा, कितना पैसे का लेन देन था? ये पैसे सर मेरे को 6.5 लाख रुपए बताया था। ठीक है। कोई मार पिटाई का भी मामला हुआ है? हाँ, इसको मालिक है ना ऊपरली बिल्डिंग में ले जाके मारपीट करता था। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम? वो मैं काम वहीं पर ही करता था, मेरे को शाम सुबह बताया करता था। हम पैसे मांगते थे तो हमको बोलता था मालिक पैसे नहीं दे रहा, मेरे को धमकी देता है ऐसे। हमने जो ठेका दे रखा था उस ठेका के अंदर उसको लगभग 90% पेमेंट हमने उनको कर रखी है। ठीक है, वहाँ मौजूद जो ये चीज़ें हैं भाई नापने की, आप कभी भी 10 मिस्त्रियों से नपाओ, वो पैसे हर पैसे पे साइन करवा रखे हैं। 9,90,000 रुपये उन्होंने हमसे ले रखे हैं, और लगभग काम उसका 11 लाख के करीब जो बनता है वो काम कंप्लीट होने के बाद में। और हमें न उन्होंने कभी ऐसी चर्चा करी अब मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। पटवार भवन में इकट्ठा होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची। आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रशासन के उस फैसले का विरोध भी किया, जिसमें उन्हें अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए गए थे। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि ज्यादातर बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्करों को भी फोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। साथ ही वर्करों की मांग है कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गांव के लोग किस तरीके के होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, मेहनत मजदूरी वाले हैं। क्या वो फोन पे अपने बच्चों को वो आंगनवाड़ी की एक्टिविटी कराएंगे या वो अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे? तो समस्याएं उनके सामने भी है और हमारे सामने भी है। हमारी गांव विभाग से यही मांग है कि हमारे को स्मार्टफोन दिए जाए, सरकारी सिम दी जाए,
जो भी हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाए। और अप्रैल से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मानदेय है वो भी नहीं डाला गया है, जबकि ये पता है विभाग को कि बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसी है जिनका गुजारा इसी मानदेय पे चल रहा है। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 के तहत लोगों को काफी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में भी कुम्हार समाज के चेहरों पर मायूसी है। लॉकडाउन के बाद से उनके काम में कमी है। मिट्टी को आकार देता कुम्हार दिवाली को लेकर दिए और दूसरे सामान बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन इस बार कुम्हारों के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। कुम्हारों का कहना है कि कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के कारण उनके काम में यहाँ कमी आई है। कोरोना के चलते सभी के काम धंधों पर असर पड़ा है, खासकर छोटे व्यापारी तो इससे काफी प्रभावित हुए हैं। इस बीमारी करके सारा का सारा काम चौपट गया। सारी फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं मिला सारा सामान पहला बचा पड़ा, फिर बनाए तो रहे यहाँ कुछ नहीं पता। पहला सामान भी बचा पड़ा बहुत, जो नवरात्रों भी गया था, अच्छी भी बिक्री है। नवरात्रों को जो सामान बिका था, दीपावली पे फर्क तब नजर चला भी पड़ेगा क्यों नहीं। सामान तो बनाए रहे उस उतने ही, पर बाकी बिक्री का नहीं आया ना कुछ भी। सामान तो चलो नहीं आगे, चलो बनाया करता रहेंगे तो भरोसा तो कुछ नहीं है। कोरोना का असर अब नवरात्रों के त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते जहां बाजार में भीड़ कम दिखाई दे रही है, वहीं मंदिरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। भिवानी के बोझा वाली देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर छोटे बड़े मंदिर में लगातार 9 दिन तक पूजा रहेगी। सभी मंदिरों में अलग अलग तैयारी की गई है, सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के 15-15 लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे और एक ग्रुप के जाने के बाद दूसरे को अंदर आने दिया जाएगा। नवरात्रों के लिए जो काम जिससे भीड़ होती है वो काम नहीं किया जाएगा। जैसे कि भंडारा लगता है, भंडारे में प्रसाद के लिए भीड़ लगती है, तो भंडारा बंद कर दिया है हमने। फिर और दूसरा सैनिटाइज़र किया जाएगा, अंदर जो आदमी आएंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। और चौथा ये है कि आदमियों को 15-15 करके ग्रुप बना के छोड़ा जाएगा। वे निकल जाएंगे तो दूसरे अंदर आएंगे। रौनक कम है कोरोना की वजह से। पहले जितने नवरात्रे मनाए जाते थे धूमधाम से, अब की बार वैसे नहीं है, थोड़ी कम रौनक है ये कोरोना बीमारी की वजह से। नवरात्रे तो अच्छा ही है, दुनिया लोग कर रहे हैं, बढ़िया ही करना चाहिए। माता का दिन है, कोरोना में तो और भी अच्छा ही लगता है करने से, भगवान का